होता है कि जो पूरा के जो मानव होता है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पूरी तरीके से अवलोकन करके अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह उदय हुआ था। देखिए जो व्यवहारवाद है इसका उदय कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद में इसका उदय हुआ था। और इसके तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। जैसे कि जो कई जो लोग हैं जैसे परंपरागत हैं आदि जो हैं वो जैसे कोई मूल्यों पर बल देते हैं तो कोई तथ्यों पर बल देते हैं, उसी तरीके से जो व्यवहारवाद है इसके जो तथ्य हैं वो वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। देखिए व्यवहारवाद एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि जो बिहेवियरिज्म है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। और यह केवल उसी तथ्य को स्वीकारता है जो इंद्रियजन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो आंखों देखा जो सामने जो देखे सामने निष्कर्ष निकाले उससे जो निष्कर्ष जो प्राप्त होते हैं और जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसी को यह स्वीकारता है। फिर देखिए डेविड ईस्टन ने कहा है कि जितने व्यवहारवादी हैं उतने ही व्यवहारवाद के अर्थ हैं। देखिए यह एक प्रकार की बौद्धिक पद्धति एवं शैक्षिक आंदोलन दोनों ही है। व्यवहारवाद का जो बौद्धिक पिता है वो तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को। और वास्तविक पिता डेविड ईस्टन को। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे बौद्धिक पिता तो आएगा चार्ल्स मेरियम का नाम, और वास्तविक पिता पूछे तो किसे कहा गया है? डेविड ईस्टन को। देखिए हिंच यूलाओ जो हैं इनके एक कोटेशन है कि राजनीति व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान देती है। तो मैं आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें जो कोटेशन बताती हूँ वो सब बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये कोटेशंस ध्यान रखिएगा। फिर देखिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद ने इसे आनुभाविक पद्धतियां दी है। साथ ही इसने राजनीति विज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए अन्य विषयों से संबंध रखने की धारणा का दृष्टिकोण दिया है कि जैसे कोई राजनीतिक विज्ञान है उसका अन्य विषयों से संबंध। तो देखिए फिर हम देखेंगे कि जो व्यवहारवाद है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे जिसकी वजह से यह उत्पन्न हुई। देखिए परंपरावादियों के प्रति असंतोष। देखिए इससे पहले जो परंपरावादी थे उनके प्रति इन्होंने असंतोष जताया था, यानी कि ये उनके जैसे परंपरावादी थे वो मूल्यों पर बल देते थे जबकि तथ्यों को वो नहीं मानते थे, तथ्यों की उपेक्षा करते थे। और यह पद्धति व्यवहारवादियों को सही नहीं लगी। फिर देखिए उसके कारण इसका उदय हुआ। फिर देखिए स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि। देखिए जो जितने भी जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई, उसके कारण भी व्यवहारवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर है राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार। चार्ल्स मेरियम के प्रयास। देखिए जो चार्ल्स मेरियम है मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो बौद्धिक पिता किसको माना जाता है व्यवहारवाद के? चार्ल्स मेरियम को। और इनके प्रयासों के कारण भी व्यवहारवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिविदों का परंपरागत विषय सामग्री से मोह भंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो परंपरागत जो हैं वो लोग क्या करते थे कि सिर्फ मूल्यों पर बल देते थे, ना तो कोई वैज्ञानिकता ना कोई तथ्य का उन पर प्रभाव था। इसी वजह के कारण उन्होंने जैसे जो व्यवहारवादी हैं इनका परंपरावादियों से मोहभंग हो गया था। फिर देखिए कुछ अमेरिकी संस्थाओं की विशेष भूमिका किसके लिए रही थी? व्यवहारवाद की उत्पत्ति के प्रति रही थी। जैसे कि शिकागो विश्वविद्यालय है, इन सब में क्या हुआ था? नई नई खोजें की जा रही थी। फिर देखिए व्यवहारवाद की विशेषताएं। जो व्यवहारवाद है जब ये उत्पन्न हो गया तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? देखिए ये जो व्यवहारवाद है ये वैज्ञानिकता पर बल देते थे। फिर है मानव व्यवहार का अध्ययन करते थे। तो देखिए इन्होंने वैज्ञानिकता को अपनाया था, साथ ही साथ किसको किस पे बल देते थे? ये व्यवहार का मानव व्यवहार का अध्ययन करते थे। देखिए जो डेविड ईस्टन है इन्होंने 8 विशेषताएं बताई हैं। जैसे कि फर्स्ट है नियमितता। देखिए इनके जो अनुसार क्या था कि व्यवहार के अंदर जो है वो समानताएं, यानी कि इनका मतलब था कि मनुष्य अगर एक बार जो भी व्यवहार कर ले वो हर परिस्थिति में सेम ही व्यवहार करता है, उसका व्यवहार कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर देखिए सत्यापन। देखिए इसके अनुसार बताया कि जो भी आंकड़े मान लीजिए उसके व्यवहार के किसी के भी आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उसके द्वारा फिर उनकी जांच की जाती है। उसके बाद में आता है प्रविधियां। देखिए तथ्यों आंकड़ों तथा नियमितताओं, जब हमने तथ्यों या आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया है उसकी जांच कर ली है तो उनको जब प्राप्त करने के लिए जो पद्धतियां एवं प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। फिर देखिए परिमाणन। देखिए आधार सामग्री को इस तरीके से लेखबद्ध किया जाए जिससे वे मापन योग्य बन सके। देखिए जो जांच हम कर चुके हैं मान लीजिए उसके बाद में क्या कि उसको इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से लेखबद्ध किया जाए कि उसको मापा जा सके।
फिर देखिए नेक्स्ट है मूल्य निरपेक्षता। देखिए व्यवहारवादी जो थे वो मूल्यों को तथ्यों से अलग रखते थे और इनका मानना था कि केवल तथ्य से सरोकार रखना चाहिए। और जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने भी क्या कहा था, देखिए वे भी जो थे वो मूल्य निरपेक्ष पर बल देते थे। तो ध्यान रखिएगा कौन मूल्य निरपेक्ष पर बल देता था, मैक्स वेबर। फिर नेक्स्ट है क्रमबद्धता। देखिए जो क्रमबद्धता थी वो जो व्यवहारवादी जो थे वो इस बात पे जोर देते थे कि जैसे कि हर चीज में क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रहण, सत्यापन और अंत में जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उन सब में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, लाइन वाइज सब कुछ तैयार करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। देखिए इसमें क्या था कि व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना है और अन्य विषयों की भांति राजनीति विज्ञान भी एक क्या है, शुद्ध विज्ञान है। यानी कि जितने भी जो भी चाहे विज्ञान हो, जैसे अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो राजनीति विज्ञान है वो भी क्या है, एक अलग ही विज्ञान है, एक शुद्ध विज्ञान है। फिर देखिए एकीकरण। देखिए राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से भी संबंध रखना चाहिए। मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ जो सामाजिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, उन सब का भी क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। फिर देखिए जो व्यवहारवादी हैं इनकी अनेक आलोचनाएं भी हुई है जो कि हम देखते हैं। देखिए इन सबसे पहले ही जो इनकी आलोचना करने वालों में कौन कौन थे, लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट, जोविनेल, जॉन डीवी, हर्न्स मॉर्गेंथो। देखिए ये सब जो है इन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना की है और इन्होंने क्या कहा है, देखिए व्यवहारवाद जो है वो अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, जबकि स्वयं जो व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, पक्षपात आदि क्या है, अध्ययन के महत्वपूर्ण चरण है। तो मैंने आपको बताया है कि जो व्यवहारवाद है वो अपने आप को कैसा मानता है कि मूल्य निरपेक्ष, यानी कि वो मूल्यों से कोई सरोकार नहीं रखता। तो देखिए फिर उसकी अगली आलोचना है कि इसमें जो है वो केवल क्या है का ही अध्ययन किया जाता है, इसका नहीं कि क्या होना चाहिए। यानी कि इसमें सिर्फ इतना ही अध्ययन किया जाता है कि समस्या क्या है, इसका किस प्रकार से समाधान होना चाहिए, इसका इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। फिर देखिए चार्ल्स जो टेलर हैं इन्होंने कहा था कि शोधकर्ता निरपेक्ष नहीं रह सकता है, कि वो सिर्फ एक ही चीज पे नहीं रह सकता है। फिर देखिए मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, जबकि व्यवहारवादी क्या बोलते हैं कि व्यवहार में नियमितता पाई जाती है, यानी हर मनुष्य जो है वो एक बार जैसा व्यवहार करता है हमेशा वैसा ही व्यवहार करता है, जबकि जो मानव व्यवहार होता है वो क्या होता है, वो परिवर्तनशील होता है। फिर देखिए राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि जो विज्ञान होता है उसमें पर्टिकुलर आपको पता है कि हर क्रम वाइज अध्ययन किया जाता है, उसमें कुछ भी जिस तरीके से जो राजनीति विज्ञान के अंदर अगर हम मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो परिवर्तन रहता है, हर हर चीज के अकॉर्डिंग मानव अलग अलग व्यवहार करता है, तो उसको ना ही तो मापा जा सकता है ना ही उसमें कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फिर देखिए व्यवहारवाद अत्यधिक वैज्ञानिक होने के कारण क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। फिर देखिए हम चलते हैं इसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद। देखिए जब व्यवहारवाद हमने पढ़ लिया था उसके बाद में किसका जन्म हुआ, उत्तर व्यवहारवाद का। देखिए इन्होंने क्या किया था कि डेविड ईस्टन के द्वारा ही, देखिए व्यवहारवादी क्रांति के एक प्रमुख कौन थे, डेविड ईस्टन, और इन्होंने ही व्यवहारवादियों पर शक्तिशाली प्रहार भी किया। देखिए इन यही जो डेविड ईस्टन है यही क्या थे, सबसे जो प्रमुख जो थे व्यवहारवादी वो थे, और इन्होंने क्या किया, उस पर प्रहार कर दिया कि ये सही नहीं है। फिर देखिए जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी पक्ष पर अधिक जोर देने लगे और इससे क्या हुआ, व्यवहारवाद ने रूढ़िवादिता का रूप धारण कर लिया, क्योंकि इन्होंने पूरे जो मूल्यों को पूरी तरीके से भुला दिया और सिर्फ तथ्यों पर बल दिया, साथ ही वैज्ञानिक पद्धति तकनीकी पक्ष पर क्या किया, बहुत अधिक से अधिक जोर दिया। फिर देखिए उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का अगला चरण है, यह एक सुधार का प्रयास है, व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए उत्तर व्यवहारवाद तथ्य व मूल्य में समन्वय करता है, यानी कि ना तो ये पूरी तरीके से तथ्य को अपनाता है ना मूल्य को, ये इन दोनों में दोनों को अपनाते हुए समन्वय करके चलता है। फिर देखिए इसी बात पे ईस्टन ने लिखा है कि यह एक क्रांति है, न कि प्रक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, आगे की ओर बढ़ने का एक कदम है न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। फिर देखिए उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हुए। देखिए व्यवहारवादियों द्वारा नगण्य और निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया। जो व्यवहारवादी थे उन्होंने बहुत अधिक समय और क्या किया, देखिए बहुत ऐसी जगह वो अपना समय खर्च कर रहे थे जिसमें कोई भी शोध जो है वो निकल के नहीं आ रहा था,
और इसलिए उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। फिर है व्यवहारवादियों द्वारा समाज के रोगों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर है व्यवहारवाद अपनी मूल्य निरपेक्ष आस्था का शिकार था, जिसके अंतर्गत वह मूल्यों की उपेक्षा करता था, साथ ही अत्यधिक तकनीकी कुशलता पर भी उन्होंने जोर दिया था। फिर देखिए उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। देखिए राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को उपयोगी माना जाना चाहिए। जो उत्तर व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या कहा था कि तकनीक की अपेक्षा जो सार तत्व है उसको भी उपयोगी माना जाना चाहिए। फिर देखिए सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। जो व्यवहारवादियों द्वारा अपना समय तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण पर अधिक दिया गया, इसने राजनीति में क्या किया था, रूढ़िवादिता का रूप ले लिया था। इसलिए कैसा होना चाहिए, सामाजिक जो परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। फिर देखिए उत्तर व्यवहारवादी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा संकटों के समाधान में सहायता करने में रुचि दिखाते हैं। मैंने आपको व्यवहारवाद में बताया था कि वो सिर्फ क्या है इसी इसी का देखते थे, इसी का क्या होना चाहिए इसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या थे कि वो आवश्यकताओं को पूरा करने और संकटों के समाधान में सहायता करने में भी रुचि दिखा रहे थे। फिर देखिए मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी होती है। देखिए जिस तरीके से व्यवहारवादी ने मूल्यों को पूरी तरीके से भुला दिया था और उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया था, मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। फिर देखिए उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि सबसे पहले समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले समस्याओं को समझो उसके बाद में उसका समाधान करें, इसलिए सबसे पहले क्या हो, समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर देखिए राजनीति विज्ञानों को बुद्धिजीवी होने के नाते अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और सामाजिक समस्याओं का निदान करना चाहिए। फिर देखिए हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो समाज के विकास के लिए हो। जो उत्तर व्यवहारवादी थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि उनका मानना था कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक जरूरी हो। फिर देखिए इन्होंने कहा था कि राजनीति जो है इसको व्यवसाय के रूप में भी अपनाना चाहिए। देखिए उत्तर व्यवहारवादी की भी विशेषताएं तो हैं, लेकिन जैसे हर चीज की आलोचना होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर व्यवहारवादियों की भी आलोचना हुई थी। देखिए क्या थी कि उत्तर व्यवहारवाद में जो है वो अमेरिकी मूल्यों को अधिक अपनाया गया तथा इन्होंने मूल्यों को अपनाकर वैज्ञानिकता को पूरी तरीके से भुला दिया। देखिए इन्होंने क्या किया था कि मूल्य जैसे जो व्यवहारवादी थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मूल्यों को भुला दिया था और क्या किया था, सबसे अधिक तथ्यों वैज्ञानिकता पर बल दिया था। तो जब उत्तर व्यवहारवादी हैं इन्होंने दोनों में समन्वय करके चले थे। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादियों पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, अमेरिकी मूल्यों का पड़ा था। देखिए फिर भी उत्तर व्यवहारवाद जो है वो तथ्यों व मूल्यों में समन्वय स्थापित करता है। साथ ही व्यवहारवाद के जो दोषों को दूर करके व्यवहारवाद को अधिक प्रासंगिक इसने बनाया है। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवाद किस तरीके से क्या है और उत्तर व्यवहारवाद क्या है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन द्वारा दी गई व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया है कि व्यवहारवाद की जो डेविड ईस्टन द्वारा अनेक जो विशेषताएं बताई गई हैं उसमें से ये देखिए ये तीनों ही आ जाएंगी, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से व्यवहारवाद की विशेषता कौन सी है, परिमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो व्यवहारवाद की विशेषता कौन सी है, देखिए तीनों ही विशेषता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में सांख्यिकी का प्रयोग अधिक होता है, दार्शनिक पद्धति, कानूनी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति या ऐतिहासिक पद्धति। तो सांख्यिकी का अधिक से अधिक प्रयोग किसमें हुआ है, व्यवहारवादी पद्धति में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, यह किसका नारा था, व्यवहारवादियों का, उत्तर व्यवहारवादियों का, उदारवादियों का या आदर्शवादियों का। तो यह किसका नारा था, उत्तर व्यवहारवादियों का। फिर है, अस्पष्ट होना जितना बुरा था गलत होना उतना बुरा नहीं, यह नारा किसने दिया था, आदर्शवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, उत्तर व्यवहारवादियों ने या उदारवादियों ने। तो यह किसने दिया था, व्यवहारवादियों ने। फिर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के उदय और विकास का प्रमुख नारा कौन सा है, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। तो उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है
न्यूयॉर्क, शिकागो, मेडागास्कर या बीजिंग? तो कहाँ माना जाता है? शिकागो। फिर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? कैटलिन, डेविड ईस्टन, प्रोफेसर सिबली, चार्ल्स मेरियम? तो व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक पूछा है तो कौन माना जाता है? डेविड ईस्टन। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक था? चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, कैटलिन या स्ट्रॉस? तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक कौन था? डेविड ईस्टन। फिर है, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं, तथ्य एवं मूल्यों को कर्म व प्रासंगिकता से जोड़ना, मानवीय दृष्टि से समस्या का हल करना, गुणात्मक व परिणात्मक, उपरोक्त सभी? तो क्या आंसर आएगा? उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? राजनीतिक तटस्थता पर, मूल्य निरपेक्षता पर, ज्ञान का क्रियात्मक होना पर, उपरोक्त सभी? तो क्या आंसर आ जाएगा? ज्ञान का क्रियात्मक होना पर। फिर क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव माना जाता है मार्गेंथो के भाषण से, डेविड ईस्टन के भाषण से, किक पैट्रिक के भाषण से, उक्त कोई नहीं? तो उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव कहाँ से माना जाता है? डेविड ईस्टन के भाषण से। फिर क्वेश्चन है,